Hello everyone, hope you are doing good. Students, today we will discuss the topic that is gender and power structure in India. पहले जो मैंने पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया के संदर्भ में कास्ट और क्लास के रिलेशनशिप्स, उनके डेफिनेशंस, उनके इम्पैक्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स डिस्कस किया था, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्टूडेंट्स आपके साथ जेंडर एंड पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया. So let's begin with the discussion. That is, what is gender, and then we will discuss its impact in society, and what are the different viewpoints that are there in gender and its perspectives, and then we can further discuss the debates that are involved in it. So first, let's start with the idea that exactly what is gender. हम gender को कैसे समझते हैं? जेंडर को अगर हम हिंदी में कहते हैं तो हम उसे कहते हैं लैंगिकता. लैंगिकता का आधार क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो जेंडर इज़ नॉट बाय बर्थ, जेंडर इज़ नॉट बाय नेचर, बट इट इज़ बाय द सोशल, सामाजिक और कल्चरल फैक्टर. जो सांस्कृतिक फैक्टर है उसके आधार पर जेंडर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है. तो व्हेन वी से, जब हम कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी, समाज में लैंगिक असमानता है, तो इससे क्या मतलब है? हमारा समाज में लैंगिक असमानता से हमारा क्या मतलब है? हमारा यहाँ पे मतलब है कि समाज में जो असमानता है महिलाओं के प्रति, उसका जो आधार है वो कहीं ना कहीं उनका बर्थ नहीं है, उनका जो नेचुरल जो नेचर जो है, जो उनकी जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स है उसके आधार पर नहीं है, पर किसके आधार पर है? जो समाज उन्हें देता है, महिलाओं को प्रदान करता है, और जो सांस्कृतिक तौर पर सभ्यताओं के आधार पर उन्हें निर्धारित किए गए हैं. ये जो आधार है ये जेंडर को यहाँ डिटरमाइन करते हैं. तो सबसे पहले वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट आर द रीजंस, what are the causes for women's subordination, women's subjugation, her deprivation, her disempowerment, और बहुत सारी जो एक्सक्लूजन है महिलाओं के समाज में, उसके पीछे कारण क्या है? बजाय सिर्फ सेक्स और जेंडर के बीच में जो डिफरेंस है उसको रेखांकित मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. आपको पता ही होगा कि सेक्स जो है बायोलॉजिकल है और जेंडर जो है वो सोशल और कल्चरल एट्रीब्यूट्स है. पर सोशल और कल्चरल किस तरह से हम समझते हैं और किस तरह से सोशल एंड कल्चरल संदर्भ में महिलाओं का जो महिलाओं के प्रति जो असमानता है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, वो क्यों बढ़ रहा है, कि आधार क्या है, सोशल के डायनामिक्स क्या हैं, कल्चर के डायनामिक्स क्या है, हाउ डू यू डिटरमाइन, हाउ यू डिफाइन सोशल डायनामिक्स, कल्चरल डायनामिक्स. तो सबसे पहले हम समाज में सोशल जब हम कहते हैं तो सोशल में समाज में क्या रोल एक महिला को दिया गया है. फॉर एग्जांपल, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. सुजैन मोलर ओकिन ने भी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्फीयर में जो महिलाओं का जो भेदभाव है, जो उन्हें काम दिया गया है कि महिलाएं ये काम करेंगी, ये काम कर सकती हैं, पुरुषों से बेहतर कर सकती हैं, पुरुष यही काम करेंगे, ये जो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन है महिलाओं और पुरुष के बीच में, ये डिवीज़न ऑफ लेबर का आधार है. और डिवीज़न ऑफ लेबर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आधार है महिलाओं के डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि नाउ डेज मोस्ट ऑफ द वीमेन दे आर गोइंग आउट, दे आर अर्निंग, लाइवलीहुड भी अर्न कर रही हैं, घर में आके काम भी कर रही हैं, दोनों ही काम कर रही हैं, पर उन दोनों काम करने में उन्हें कोई ज़्यादा समानता नहीं मिल रही और ना उन्हें कोई ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रहा है. अभी भी उनका सेल्फ रिस्पेक्ट वही है, दे आर एक्सक्लूडेड इन सोसाइटी. एंड इवन इफ अ वुमेन बिकम एन IAS ऑफिसर, इवन इफ अ वुमेन गेट्स अ गुड हायरार्किकल पोस्ट, पद सोपानता में भी अगर वो बहुत आगे चली जाती हैं, तब भी आधार कहीं ना कहीं एक जैसा ही देखने को मिलता है. तो कारण यहाँ पे सोशल है, जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, जो सोसाइटी ने जो रोल दिए हैं. फॉर एग्जांपल, रिप्रोडक्शन का, जो प्रजनन का जो उनके पास ये है राइट्स है कि वो यही करेंगी, रिप्रोडक्शन ही उनका जो है मेन आधार है, बच्चे पालना है, बच्चे जन्म देना है, और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी है, और ये पुरुषों की नहीं है. और अगर आज थोड़ी बहुत बदलाव भी आ रहे हैं तो वो बदलाव बहुत ही मार्जिनल बदलाव है.
दूसरा जो हम इसका कारण डिस्कस करना मैं चाहूँगी यहाँ पे कल्चरल कारण है। कल्चरल संस्कृति में महिलाओं की क्या ड्रेस होनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, उन्हें कैसे बातें करना चाहिए, क्या उनका स्वभाव होना चाहिए, उन्हें आक्रामक नहीं होना चाहिए, उन्हें बहुत शालीनता के साथ एकदम मधुर स्वर में बोलना चाहिए। अगर वो मधुर स्वर में ना बोल रही हों, एंड इफ़ दे बिकम हाइपर और इफ़ दे आर लाइक एग्रेसिव in their behavioral pattern, it is never expected in society. नाइदर आप किसी भी लेवल पे ले लो, किसी भी आधार पे ले लो, चाहे वो घर के आधार पे ले लीजिए, चाहे वो उसकी शादी हो जाती है उसके वहाँ पे हो ले लीजिए, शी इज़ नेवर एक्सपेक्टेड टू हैव सच अ बिहेवियर। तो ये क्योंकि कल्चर है, संस्कृति ये कहता है कि ऐसे बिहेव करना है, पेशेंटली बिहेव करना है, सबको सारा जो भोजन है घर में, अगर महिला अगर भोजन परोस रही है तो सबको उसे भोजन पहले देना है, उसके बाद लास्ट में उसे ग्रहण करना है। क्योंकि जो महिलाओं का जो आधार है यहाँ पे पेशेंट, शी इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर पेशेंट देन अ मेल काउंटर पार्ट। वाई इज़ इट सो इट इज़ स्टिल नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड देयर आर वेरियस डिबेट्स एंड जो चिंतन बहुत हो रहा है सब फेमिनिज्म पे, काफ़ी बड़ा ये मुद्दा है ये। तीसरा पॉइंट है जो है वो है आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जो कारण है फीमेल सबॉर्डिनेशन का वो है पैट्रियार्की, दैट इज़ पितृ सत्ता या पितृ सत्तात्मक समाज। तो हमारा समाज पितृ सत्तात्मक है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि जो रूल बाय फादर, रूल बाय हस्बैंड, रूल बाय ब्रदर, जो भी मेल काउंटर पार्ट हैं हमारे समाज में, हमारे घर में जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, वही डिसीजन मेकिंग करते हैं। मेजॉरिटी डिसीजंस 98% जो उनका डिसीजंस है उनका ही होता है। और अगर महिलाओं को डिसीजन करने दिया भी जाता है, कुछ डिसाइड करने दिया भी जाता है, तो वो नाम मात्र होता है, उसको किसी भी तरह से फाइनल अथॉरिटी नहीं दी जाती है। तो ये जो पेट्रियार्कल जो हमारा जो ये आधार है आइडियोलॉजिकल जो है, जो ये एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है और ये एक इनइक्वालिटी है जो जो हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज। कहीं पे भी आप किसी बात पे भी डिस्कशन करते हो, कोई भी बात लेके आ रहे हो, अगर फेमिनिज्म पे भी कोई डिबेट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर्स यही बोलते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में हम रह रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो लिमिटेशंस मैं बाद में डिस्कस करूँगी कि हर समाज या हर सोसाइटी में सिर्फ पुरुष ही नहीं है, कहीं किसी किसी सोसाइटी में जो है वो पेट्रियार्कल नहीं मैट्रियार्कल सोसाइटी भी है। तो वो सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी है या कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो जिसको हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी बहुत हद तक नहीं कह सकते। चौथा जो पॉइंट है उसका वो है संस्था, इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आज हमारे समाज में। और हमारे समाज में संस्थाएं, अब किसी भी समाज को उठा लीजिए, इंस्टीट्यूशन को उठा लीजिए, चाहे वो पुलिस को उठाइए, चाहे आप कानून को उठाइए, किसी भी संस्था को उठाइए, संस्थाओं में भी हम जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है महिलाओं के प्रति, वो हम देखते हैं। अगर कोई भी काम के लिए एक महिला जाती है, अगर पुलिस में FIR कराने जाती है एक महिला, तो उसके प्रति एक रवैया किस तरह से होता है, और एक पुरुष जाता है उसके प्रति रवैया किस तरह से होता है, ये समाज में खुद ही हमें देखने को मिलता है। तो जो कॉजेज़ हैं ये ओवरऑल इस तरह के सोशल, कल्चरल, आइडियोलॉजीज़ और इंस्टीट्यूशनल कॉजेज़ हैं हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ लीडिंग टू मोर एंड मोर मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन। तो बहुत ज़रूरी है हमें इसे समझने का। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट जो डिबेट है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का जो आधार है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्स और जेंडर के बीच में जो बहुत बड़ी खाई है, जो डिफरेंस है सेक्स का, बायोलॉजिकल और जेंडर का, सोशल एंड कल्चरल जो डिबेट है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू अदर मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर वेरी you can say critical to understand the idea of women's subordination is sexuality and reproduction. तो जब तक sexuality और reproduction पे लोग बात करना ही नहीं चाहते महिलाओं की, अगर reproduction rights की बात होती है तो they are never given their rights to never given their rights to exercise कि वो क्या चाहती हैं, रिप्रोडक्शन करना चाहती हैं नहीं चाहती, उन्हें कितने बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीज़ें जो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी उन्हें जो एक्सरसाइज कर सकती हैं, वो उन्हें समाज में एक्सरसाइज नहीं करने दिया जाता है। तो सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन जो है बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा डिबेट है जिस पर काफ़ी स्कॉलर्स ने बात की है। तो इस जो हमारा डिस्कशन है उसको हम नेक्स्ट हमारे जो
प्रोग्राम है उसमें हम इसे आगे बढ़ाएंगे, और इसे आगे बढ़ाते हुए मैं ये डिस्कस करूँगी कि एग्जैक्टली व्हाट आर द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, स्टार्टिंग विद द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ patriarchy, and then the liberal, and then the Marxist socialist, and then the radical feminism, जो ये waves चल रहे हैं नारीवादी में, जो डिबेट्स चल रहे हैं, और हर एक डिबेट एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्या उनकी सीमाएं हैं हर डिबेट्स के, और कौन सा डिबेट बहुत ज़्यादा हमें आज के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में किस डिबेट को हमें ज़्यादा मतलब जो है फॉलो करने की ज़रूरत है, और उसके आधार को समझने की ज़रूरत है, जिससे हम महिलाओं के जो भी डिस्क्रिमिनेशन है और एक्सक्लूजन है समाज में, हम उसको कुछ हद तक यहाँ पे कम कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी important that history will be created when women are given equal chance, and they share their multiple experiences of exclusion, discrimination, impoverishment in society, and they become equal partners in political process. So it's very important, और इस चीज़ को realization करने के लिए एक सकारात्मक आधार, एक स्ट्रक्चर जो सब्सटैंटिव जो बदलाव है और माइंडसेट में पूरे सिविल सोसाइटी की, ये बहुत ज़रूरी है. So hope we could have a good and fruitful discussion. Next time I will again be there with you, and we'll talk on the different viewpoints of patriarchy and the different viewpoints of feminism. Thank you and have a good day.